हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है हिंदी भाषा से रिलेटेड, जो कि आपको अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में व्याकरण की समझ को बढ़ाकर प्रभावी संवाद भी स्थापित करने में सहायता करेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम उन छोटी छोटी भाषा संबंधित बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नजरअंदाज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से ज्यादातर जल और पानी को एक ही मान लेते हैं। हालांकि ये एक दूसरे के पर्याय तो जरूर हैं, लेकिन सभी पर्याय आपस में कुछ अंतर रखते हैं। पानी तो सभी को कहा जा सकता है, शुद्ध हो या फिर मिश्रण, लेकिन जल शब्द का प्रयोग केवल पीने योग्य शुद्ध होने की अवस्था में ही किया जाता है। यानी जो पीने योग्य है हम उसे ही जल कहते हैं। मतलब पीते तो हम जल हैं और कपड़े धोते हैं पानी में। वैसे इस वीडियो का कंटेंट मैंने देश की जो नामी गिरामी हिंदी भाषा के विद्वान हैं उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उससे इकट्ठा किया है, और हिंदी में कहूं तो संकलित किया है। चलिए तो बेसिक से शुरू करते हैं और सबसे पहले भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से हुई है, जिसका मतलब है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा के माध्यम से हम अपने इमोशंस को, मन के भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं। साथ ही दूसरे व्यक्ति के भाव और विचारों को भी हम ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ विद्वानों के द्वारा भाषा की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसे आप वीडियो पॉज करके एक नजर जरूर देख लें। देखिए, भाषा की कुछ विशेष बातें होती है। भाषा प्रतीकों यानी कि सिंबल्स की सहायता से चलती है। ध्वनिमय भी होती है। जैसे यहाँ अगर ये चिन्ह या ये सिंबल बना दिया जाए तो आप एक विशेष ध्वनि निकालेंगे। भाषा परिवर्तनशील भी होती है और इसका सीधा संबंध मनुष्यों से होता है, जिनकी कुछ रीजनल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक उसी प्रकार भाषा की भी क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत देश के पूर्व में लोग बंगाली भाषा और पश्चिमी छोर पर गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कभी सरल तो कभी कठिन होते हुए सतत रूप से चलती रहती है। जैसे कि पहले संस्कृत को कठिन भाषा या एलिट लोगों की भाषा माना जाता था। धीरे धीरे संस्कृत से निकलकर कई सरल रूप अलग अलग भाषाओं के रूप में विकसित हो गए। किसी सोसाइटी का कल्चर डेवलप हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, भाषा का जो डेवलपमेंट है या डिग्रेडेशन है, इससे सीधे तौर पर जुड़ा होता है। यानी सोसाइटी का कल्चर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भाषा के डेवलपमेंट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाषा की प्रकृति बिल्कुल नदी के समान होती है। जैसे नदी बहते समय जिस प्रकार के सरफेस से होकर गुजरती है वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से भाषा भी देश काल यानी समय, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से अपना स्वरूप विकसित कर लेती है। किसी भी भाषा का जो आंतरिक गुण या फिर स्वभाव होता है उसे ही हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। किसी भी देश में किसी भाषा के मुख्यतः तीन रूप दिखाई देते हैं। पहली है बोलियां यानी डायलेक्ट्स, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। किसी भाषा का प्रयोग आम जनता बोलियों के रूप में ही करती है। भारत में 650 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं जो देश की सीमा में अलग अलग जगह प्रचलित हैं। बोलियां अपने आप जन्म लेती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज भाषा, ये सारी बोलियां हैं। जहां के लोगों की भाषा हिंदी होती है उस क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। वैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, जिन्हें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। वैसे जो विद्वान हैं हिंदी के, वो हिंदी के कुल 18 बोलियां होने का दावा करते हैं। भाषा का दूसरा रूप है परिनिष्ठित भाषा। जब किसी भाषा को व्याकरण का प्रयोग कर परिष्कृत यानी नियमबद्ध किया जाता है, तब उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अब जैसे कोई लगभग 200 साल पहले हिंदी भी एक बोली ही हुआ करती थी, लेकिन आज खड़ी हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है, यानी कि परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत की अधिकतर भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर ही आश्रित है, लेकिन अंधानुकरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ध्वनि प्रतीकों, स्वर, व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह हैं, गत्यात्मक और व्यावहारिक लिपि का प्रयोग होता है आदि। तीसरा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। जब किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर यह राष्ट्रभाषा या राजभाषा बन जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा,
क्योंकि संविधान में ऐसा निर्दिष्ट किया है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा की जो व्याकरण है उसको समझने के लिए इसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में बांटा गया है। वर्ण का अर्थ है अक्षर। यहाँ अक्षरों संबंधित ज्ञान को सुदृढ़ किया जाता है। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, तो शब्द विचार में इनका अध्ययन, और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है जिसका अध्ययन वाक्य विचार में होता है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम हिंदी भाषा के कुछ फैक्ट्स को परिचय के रूप में लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद को लिखा गया है। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिंदी को माना जाता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द फारसी भाषा के हैं। 13वीं सदी में भारत के फारसी कवि औफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। फिर 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने, और उसके बाद 17वीं सदी में कई इस्लामिक कवियों ने हिंदवी और हिंदी शब्द का प्रयोग किया। 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए तब हिंदी को हिंदुस्तानी कहा जाने लगा, लेकिन भारतीयों ने हिंदी शब्द को ही स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। बात तो यहां वही हो गई कि बच्चा आपके घर जन्मा और नाम पड़ोसी ने रखा। खैर, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले लिपि यानी स्क्रिप्ट देख लीजिए क्या होती है। आपकी वाणी से जो ध्वनि निकलती है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास है जो इन ध्वनियों को सुन सकता है तो वह तो समझ जाएगा आपके विचार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर है तो हमें आवश्यकता होती है ध्वनि चिन्हों की, जिसे हम लिपि कहते हैं। देखिए, आप लिपि जानते हैं। अगर मैं ऐसा एक चिन्ह बना देता हूं और आपसे कहूं कि ध्वनि निकालिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप हिंदी भाषा कुछ हद तक जानते हैं और आप ध्वनि निकालेंगे क। इसी प्रकार ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, लिपि के माध्यम से लिखित भाषा बनती है। साधारण तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी नाम दिया गया है, यानी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आइए अब मात्रा प्रयोग भी देख लीजिए। वैसे आपने 12 खड़ी तो पढ़ी ही होगी आपके बचपन में। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के अलग अलग उच्चारण के लिए उसमें स्वर को जोड़ा जाता है। स्वर को जोड़ने के लिए उसके बदले हुए रूप का प्रयोग होता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। 12 खड़ी नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि स्वर के 12 मात्राओं को व्यंजन में लगाया जाता है। यहां साधारण नियम तो दिया होता है 12 खड़ी में, मगर कुछ मात्रा संयोग यानी कि मात्रा को जोड़ना कॉम्प्लेक्सिटी वाला होता है। जैसे आप में से न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि र पर छोटे ओ की मात्रा है या बड़े ओ की मात्रा है और इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए, बहुत छोटा सा अंतर है। र के साथ जब छोटा ऊ लगेगा तो यहाँ र के पास बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो र के पास पहले एक छोटी सी पटपाई खींचते हैं, फिर बड़े ओ की मात्रा लगा देते हैं। अब जब भी आप पुस्तक पढ़ेंगे आपका ध्यान इन अंतरों पर चला जाएगा। ऐसे ही द और ह पर री की मात्रा लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लगती है। आइए सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला को अच्छे से समझते हैं। वर्णमाला के अध्ययन को हिंदी में वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, मतलब कि जो नासवान नहीं है, अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं हो सकता। वर्ण या अक्षर अखंड मूल ध्वनि है। जैसे किसी भी शब्द को आप वर्ण में तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को नहीं तोड़ा जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। दुनिया की हर भाषा में कई अक्षर होते हैं। ठीक उसी तरीके से हिंदी भाषा की वर्णमाला है और उसमें कुल मिलाकर के 52 अक्षर हैं, यानी कि 52 लेटर्स हैं। हालांकि आपने केवल 49 वर्णों को ही लिखा हुआ देखा होगा, मगर उपयोग 52 का होता है। आइए अब इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर का जब भी उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर से हवा बिना किसी बाधा के निकलती है। नॉर्मली कंठ और तालु का प्रयोग होता है इसके उच्चारण के लिए, जीभ या होठ का नहीं होता है। हालांकि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ को बोलते समय होठ का इस्तेमाल होता है। पहले हिंदी वर्णमाला में 14 स्वर होते थे, मगर ये दीर्घ री, हर्ष री और दीर्घ लरी
का प्रयोग अब नहीं होता है, इसलिए अब टोटल स्वर 11 हैं हिंदी वर्णमाला में। स्वरों का जो सबसे चर्चित क्लासिफिकेशन है वो है उच्चारण समय के आधार पर। इसके अलावा भी स्वरों के कई और आधारों पर क्लासिफिकेशन किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उच्चारण समय के आधार पर क्लासिफिकेशन को देखिए। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लूत स्वर। इन्हें क्रमशः एक मात्रिक, द्विमात्रिक व त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एक मात्रा के उच्चारण का समय उतना ही माना जाता है जितना अ को बोलने में लगता है। मतलब ये हुआ कि हर्ष या एक मात्रिक स्वर के उच्चारण में उतना ही समय लगना चाहिए जितना कि वर्ण अ को बोलने में लगता है। तो हमारे पास 4 हर्ष या फिर एक मात्रिक स्वर हैं जिन्हें क्रमशः अ, ई, उ, री कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त जब किसी स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का दोगुना समय लगे तो उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे एक और तरीके से भी बताया जा सकता है कि जब किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलाकर जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ धन अ मिलाकर आ, ई धन ई मिलाकर बड़ी ई, उ धन उ मिलाकर बड़ा उ, अ धन ई मिलाकर के ए, अ धन ए मिलाकर के ऐ, अ धन उ मिलाकर के ओ, अ धन ओ मिलाकर के औ। चलिए, हर्ष व दीर्घ स्वर को आप समझ गए हैं। अब देखिए प्लूत स्वर। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा यानी एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। और एक मात्रा का समय कितना होता है? उतना ही जितना अ वर्ण को बोलने में समय लगता है। याद रखना है इस फैक्ट को। इसका निशान हिंदी अंक 3 के रूप में लिखा जाता है। अब जो प्लूत स्वर होता है उसका प्रयोग आप चिल्लाने में, गाने में, रोने में या फिर दूर से आवाज लगाने आदि में करते हैं। अब जैसे आपने ओम लिखा देखा होगा, आपने नॉर्मली ओम तो देखो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब ओ के आगे अंक 3 लिखा गया है मतलब इसका उच्चारण आपको त्रिमात्रिक करना है, तो इसे आप पढ़ेंगे ओम। अब देखिए यहां अगर मैं ओम कहूं या फिर ओम कहूं, दोनों में अंतर स्पष्ट है। चलिए स्वरों के कुछ और वर्गीकरण देख लीजिए। पहला देखिए जिह्वा या जीभ की ऊंचाई के आधार पर, मतलब जीभ की जो खड़ी स्थिति है या मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। ऐसे क्लासिफिकेशन के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है विवृत स्वर। ये केवल एक ही है जिसे हम वर्ण आ कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। दूसरा प्रकार है अर्धविवृत। सिंपल है, इनके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं अ, ऐ, ओ, औ। सोचिए मत, बोलकर महसूस कर लीजिए, लंबे समय तक ऐसे ही आप याद रख पाएंगे। अगला स्वर का प्रकार है संवृत स्वर। ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है या बहुत ही कम खुलता है। इनकी संख्या भी 4 है। ई, ई, उ, ऊ। अगला है अर्धसंवृत। ऐसे स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। इनकी संख्या 2 है। ये हैं ए, ओ। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओ को अर्धविवृत और अर्धसंवृत दोनों में शामिल किया जाता है, क्योंकि आधा खुला हुआ मुंह कहूं या आधा बंद मुंह कहूं, बात तो एक ही होगी। स्वरों का जो अगला क्लासिफिकेशन है वो जीभ की आड़ी स्थिति के आधार पर है। जीभ को ऐसे चित्र के हिसाब से ऐसे रख के तब जो भाग होगा इसमें देखा जाएगा। जीभ को इस तरीके से इमेजिन करके आप इस क्लासिफिकेशन को समझेंगे। जीभ की जो आड़ी स्थिति होती है, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर बनते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का ये आगे का हिस्सा उठता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। ई, ए, ऐ। बोलकर महसूस करिएगा जीभ का आगे वाला हिस्सा उठ रहा है या नहीं। दूसरा प्रकार है मध्य या केंद्रीय स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे हम मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, वो है अ। तीसरा प्रकार है पश्च स्वर।
सिंपल है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च का मतलब पीछे होता ही है। आ, उ, ऊ, ओ, औ। इनकी कुल संख्या है 5। स्वर का अगला क्लासिफिकेशन किया जाता है जीभ की जो मसल्स हैं उनमें किस तरीके से तनाव आ रहा है उस हिसाब से। ये कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शिथिल स्वर और दूसरा है कठोर स्वर। शिथिल स्वर को देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें तनाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है उच्चारण करने में जो जीभ है कोई मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हम इसको शिथिल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 3 है। अ, ई, उ। अगला है कठोर स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव पड़ता है। कहने का मतलब अगर आप उच्चारण करने जाएंगे तो जीभ को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तुलनात्मक रूप से ज्यादा, तो इसे हम कठोर स्वर कहते हैं। इनकी भी संख्या 3 है। यहां होगा आ, ई, उ। ये दीर्घ वाले हैं। स्वर का अगला जो वर्गीकरण है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी मुख के अंदर ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये अलग अलग भाग हैं। तो जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा वायु निकलती है वो इनमें से किसी से टकराकर या फिर इनसे सहायता लेकर ही निकलती है। इसे एक एक करके बताना कठिन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और साथ के साथ बोलकर महसूस करिए। जैसे यहाँ पे कंठ का दिया गया है तो आप इसे बोलकर देखिए, आपके कंठ से आवाज आएगी। अ, आ, अह। ये कंठ और तालु को मिलाकर जो आवाज आती है उसे कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ और ओष्ठ से मिलाकर जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं कंठ योष्ठ्य। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये दोनों ही जो मुख के अंग हैं इन दोनों का सहयोग लगता है इन स्वरों के उच्चारण में। स्वर का अगला वर्गीकरण है ओष्ठ के स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर। वर्तुल का मतलब ही होता है गोल या गोलाकार। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की स्थिति वर्तुलाकार यानी लगभग वृत्त के समान हो जाती है तो उसे हम वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उ, ऊ, ओ, औ। दूसरा प्रकार है इसका अवर्तुल, या फिर इसे प्रसिद्ध या फिर आवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की स्थिति दीर्घ वृत्त के समान हो, अर्थात कहने का मतलब है कि वर्तुल या वृत्त आकार न बने, अवर्तुल या आवृत मुखी स्वर बनता है। दीर्घ वृत्त आप बोल के महसूस कर लीजिए कैसा होगा। इनकी संख्या 4 है। ई, ई, ए, ऐ। ये पूरा वृत्त जैसा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दीर्घ वृत्त जैसी स्थिति आपको महसूस होगी। कुछ विद्वानों ने इसमें एक और ऐड किया है जिसे अर्धवर्तुल स्वर कहते हैं। अब जैसा कि नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की स्थिति अर्धवर्तुलाकार यानी कि आधे वृत्त के समान बनती है उसे अर्धवर्तुल स्वर कहते हैं। इसमें आ को शामिल किया गया है। अगला जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार है योग या फिर रचना, मतलब योग या रचना के आधार पर स्वर के प्रकार। अब बनावट या रचना के आधार पर जो स्वर हैं वो कुल मिलाकर 11 हैं। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। पहले मूल स्वर देखिए, वे स्वर जिनकी रचना स्वयं से हुई है, अर्थात ये किसी अन्य स्वर के मिलाने से नहीं बनते हैं, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 4 होती है। ये जो मूल स्वर हैं वही हर्ष स्वर जो होते हैं उन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री। अब वहीं जो संयुक्त स्वर होता है तो ये ऐसे स्वर होते हैं जिनकी रचना दूसरे स्वरों से मिलकर हुई रहती है, मतलब किसी अन्य स्वर को मिलाने पर ही ये बनते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर या कभी कभी संहित स्वर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ए, ऐ, ओ, औ है, तो जब अ को ए से मिलाते हैं तो ऐ बनता है, फिर अ को अगर हम ओ से मिलाएंगे तो औ बनता है, तो ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। एक और क्लासिफिकेशन होता है स्वर का स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, यानी ये जो आपका लैरिंग्स होता है इसमें जो वाइब्रेशन होती है उसके आधार पर। तो जो लैरिंग्स या स्वर तंत्रियां हैं उनके कंपन के आधार पर जो जो भी वर्ण होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं घोष वर्ण और दूसरे को अघोष वर्ण। लेकिन जितने भी स्वर होते हैं ना वो सारे के सारे घोष वर्ण ही होते हैं या उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इन्हें मृदु या फिर कोमल स्वर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसके आधार पर जो स्वर हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं।
चलिए आपको स्वर की इतने सारे क्लासिफिकेशन बता दिए गए और ये पूछे भी जाते हैं। अब जैसे कि आपकी जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसकी डेप्थ क्या है उस आधार पर पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी में पूछे जा सकते हैं। अब अगर आप भाषा वैज्ञानिक बन रहे हैं तो भाई और भी कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो अगर इतने ही क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर ये पूछा जाए कि स्वर की विशेषताएं क्या क्या हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उस आधार पर सारे घोष होते हैं, तो यानी स्वर के बोलने में जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें अधिक कंपन होगा, ये एक विशेषता हो गई। अब जब भी हम उच्चारण करते हैं स्वर का तो मुंह थोड़ा बहुत तो जरूर खुल जाता है, यह भी इसकी एक विशेषता है। जीभ और ओठ परस्पर अगर आप देखें तो स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे को टच नहीं करते। और जो सबसे खास बात थी जो परिभाषा में भी हमने शामिल किया था कि स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार जब आप पढ़ते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे तो एक बार जब सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आपको ये एक कॉन्सेप्ट की तरह डेवलप हो जाएगा, फिर आपको सारी बातें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तब तक के लिए आपको धैर्य रख करके सुनना और समझना है। चलिए मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में अयोगवाह और व्यंजन को शामिल कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। धन्यवाद।